जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज प्लाजा में। आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्राई दृष्टि मैगजीन का राष्ट्रीय परिदृश्य का पार्ट 6। इससे पहले 5 भाग इसके डिस्कस कर लिए हैं, तो जिन्होंने अभी नहीं देखे हों तो कृपया प्लेलिस्ट में जाके बाकी के जो पार्ट्स हैं उनको देख लीजिएगा। आज हम 6वां भाग इसका डिस्कस करेंगे और इसके बाद एक पार्ट और आएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को जब डिस्कस करेंगे तो उस दौरान जो भी लोकेशंस महत्वपूर्ण रहेंगी, जो करंट में रही हैं चर्चा में, तो उनको लोकेट भी करते चलेंगे, जिससे कि मैपिंग भी आपकी तैयार होती चले। और जो लोग पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। चलिए डिस्कस करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लास्ट खबर पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना डिस्कस किया था। इससे अगली खबर देखते हैं, बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। तो बोइंग सुकन्या कार्यक्रम हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है और ये महिलाओं को लेके, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेके इसमें कार्य किया जाएगा। और इसका उद्देश्य है कि भारतीय विमानन क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण करना और महिलाओं और बालिकाओं को एविएशन सेक्टर में अधिक से अधिक प्रवेश दिया जाए, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। बोइंग क्या है? बोइंग एक अमेरिका की कंपनी है जो एविएशन सेक्टर में जैसे हवाई जहाज वगैरह निर्माण करती है। तो ये कार्यक्रम जो है स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स जैसे क्षेत्रों में महिलाओं और बालिकाओं को महत्वपूर्ण स्किल्स सीखने का अवसर प्रदान करेगा और विमानन क्षेत्र में नौकरियों के लिए प्रशिक्षण का भी कार्य किया जाएगा इस योजना के माध्यम से। आगे देखते हैं, बोइंग द्वारा जो है वो अमेरिका की कंपनी है। इसके द्वारा अमेरिका के बाहर पहली बार मतलब इतना बड़ा निवेश इंडिया के बेंगलुरु में किया गया है और बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का जो अत्याधुनिक परिसर का जिसका उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये अमेरिका के बाहर इसका सबसे बड़ा निवेश है बोइंग का। और फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री जी ने तुमकुरु कर्नाटक में HAL हेलीकॉप्टर विनिर्माण संयंत्र भी राष्ट्र को समर्पित किया था। तो ये खबरें हैं, इनको देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप इनको क्योंकि इसमें दी हुई हैं तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। स्वाति पोर्टल, ये क्या है भाई? स्वाति की फुल फॉर्म देख लेते हैं। स्वाति की फुल फॉर्म है साइंस फॉर वुमेन, ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो इसको क्या किया है, नई दिल्ली में इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी में स्वाति नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया। इसमें स्टेम, इसमें एक एम एक्स्ट्रा है, यानी मेडिसिन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन में भारतीय महिलाओं एवं बालिकाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ऑनलाइन पोर्टल है ये। ठीक है, और ये भारत में अपनी तरह का पहला पोर्टल है और इसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। स्वाति पोर्टल को किसने विकसित किया है? तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्वाति पोर्टल को किसने विकसित किया है। तो राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, जो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ये भी प्रश्न अलग से बन सकता है कि राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। मैचिंग में आ जाता है, ऐसे 3-4 संस्थान दिए होंगे और 3-4 जगहें दी होंगी, तो मैच करने के लिए आ जाता है। तो इसको 2 तरीके से आप याद रखेंगे, एक तो इसका लोकेशन, दूसरा ये स्वाति पोर्टल किसने डेवलप किया है। अगला देखते हैं, चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। चुनावी बॉन्ड योजना क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो 2 जनवरी 2018 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, चुनावी बॉन्ड योजना को।
ये बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड क्या होते हैं, इनको देख लेते हैं। चुनावी बॉन्ड एक ऐसा वचन पत्र है, यानी प्रॉमिसरी नोट है, जो जिसको जो बियरर होता है उसके लिए, मतलब जैसे जिसके पास होगा वो उसी का रहेगा, मतलब जो धारक होता है उसी का उस पर अधिकार भी रहता है। तो क्या है, अभी चुनाव में जो पॉलिटिकल फंडिंग जो है, राजनीतिक वित्तीकरण जो है, उसको लेके उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने 2018 में ये योजना लाई थी। तो इसमें एसबीआई जो था, इसको एसबीआई बैंक जो है, वहाँ से कोई भी व्यक्ति चुनावी बॉन्ड खरीद सकता था और किसी भी राजनीतिक दल को चंदा दे सकता था इसके माध्यम से। तो चुनावी बॉन्ड का 1,000 रुपये, 10,000 रुपये या 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपये मूल वर्ग में ये जारी किए जाते थे। और जारी किए जाने की 15 दिनों की अवधि के बीच में अगर आपने इसको एनकैश कर लिया तब तो सही है, नहीं तो इसके बाद में ये पीएम राहत कोष में चला जाता था इसका पैसा। और ये नॉन रिफंडेबल बॉन्ड होते थे कि आप ने एक बार ख़रीद लिया तो फिर आप, ऐसा नहीं है कि आप जाके उसको वापस कर सकें एसबीआई को, ऐसा नहीं होता था। तो केवल पात्र राजनीतिक दल द्वारा ही इनको इनकेस किया जा सकता था। अब पात्र राजनीतिक दल क्या होते थे, कौन होते थे, जो ऐसे दल कौन से थे जो इसके लिए पात्र थे? तो पिछले, मतलब आरपीए एक्ट यानी कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(a) के तहत पंजीकृत और लोकसभा या राज्य विधानसभा के पिछले आम चुनावों में कुल मतों के न्यूनतम 1% मत प्राप्त करने वाले दल ही चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के पात्र होते थे। और इसको खरीद कौन सकता था? कोई भी भारत का नागरिक हो जाके इसको ले सकता था, या कोई एक कॉरपोरेट कंपनी, कोई निकाय है, कॉरपोरेट बॉडी है, वो भी इसको खरीद सकती थी और चंदा दे सकती थी। तो क्या हुआ कि अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है, इस योजना को। और इसमें 5 सदस्यीय संविधान पीठ थी, जिसमें डीवाई चंद्रचूड़, जस्ट न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, जेबी पर्दीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल थे। इन्होंने इसको बताया कि किस आधार पर इन्होंने इसको असंवैधानिक बताया। तो इन्होंने कहा संविधान के अनुच्छेद 14 का ये उल्लंघन करता है। और इन्होंने एक निर्देश भी दिया कि भारतीय स्टेट बैंक जो है एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए चुनावी बॉन्डों का विवरण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। पिछले समय में आपने देखा होगा इस पर काफ़ी घमासान मचा था, जब इसके आंकड़े बाहर आए तो काफ़ी बहस इस पर छिड़ गई थी। तो इस दौरान जो है, जब ये आंकड़े बाहर आए तो उससे पता चला कि सबसे ज़्यादा चंदा जो है प्राप्त करने वाले शीर्ष दल में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा चंदा प्राप्त हुआ। और एआईटीएमसी यानी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, जो ममता जी वाली पार्टी है, इनको दूसरे नंबर पे 1609 करोड़ रुपए के समथिंग चंदा प्राप्त हुआ। तीसरे स्थान पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1421 करोड़ रुपए का चंदा प्राप्त हुआ। तो इनको देख लीजिएगा। वैसे इतना महत्वपूर्ण है नहीं, क्योंकि ये योजना असंवैधानिक घोषित हुई है तो इतना सवाल आने की संभावना कम है। हालांकि पता रहना चाहिए, हम लोग भाई करंट में तो जो भी घटना घटती है उसके बारे में जागरूक रहें तो अच्छा है। अब इसमें सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन सबसे ज़्यादा डोनेट किसने किया? तो एक फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसने 1368 करोड़ रुपया डोनेट किया है। ऐसे देख लीजिएगा। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर है भारत रत्न 2024। भारत रत्न से संबंधित खबर है अगली, भारत रत्न 2024। भारत रत्न क्या है? तो भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो मानवीय उद्यम के किसी क्षेत्र में असाधारण योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। तो इसकी परंपरा 1954 से शुरू हुई।
अच्छा ये बताइए 1954 से शुरू हुई तो पहली बार जो है 1954 में किनको भारत रत्न दिया गया था? तो 3 लोग उसमें शामिल थे पहली बार में, जैसे सी आर गोपालाचारी और इनके साथ साथ राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे, और इसके अलावा प्रसिद्ध वैज्ञानिक सी वी रमन को मिला था। ये 3 लोगों को 1954 में, मतलब पहला जो कह सकते हो पहला भारत रत्न मिला था 3 लोगों को। अब तक क्या है 53 लोगों को मिल चुका है, और जिसमें 48 पुरुष और 5 महिलाएं हैं। तो महिलाओं में देखा जाए तो पहले बार किस महिला को ये सम्मान मिला? तो इंदिरा गांधी जी को मिला था 1971 में। इंदिरा गांधी जी को मिला था 1971 में, पहली बार किसी महिला को मिला तो इंदिरा गांधी जी को 1971 में। और इसके अलावा 5 महिलाएं, पाँचों के नाम हम लोग देख लेते हैं। महत्वपूर्ण लोग हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है समाज के लिए। तो दूसरे नंबर पे 1980 में इंदिरा गांधी जी को 1971 मिला। इसके बाद में दूसरे नंबर पे मदर टेरेसा को मिला 1980 में। और फिर इसके बाद में 1997 में यानी 1997 में अरुणा आसफ अली को मिला। इसको मिटा देते हैं दोबारा। अरुणा आसफ अली को, ये कौन है? काफ़ी चर्चित नाम है, बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। अरुणा आसफ अली को 1997 में मिला, और ये दिल्ली की पहली मेयर थी, फर्स्ट मेयर, दिल्ली की पहली मेयर। 1958 में इनको चुना गया था। और ये वही महिला हैं जो क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, तो इन्होंने फिर ग्वालियर टैंक मैदान में जो सेशन को आगे उसकी अध्यक्षता की, और साथ ही इन्होंने झंडा भी फहराया था, तिरंगा भी वहाँ ग्वालियर टैंक मैदान में फहराया था। तो इनका काफ़ी योगदान रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। इसके अलावा 1997 में अरुणा आसफ अली को मिला, और 1998 में एम एस सुब्बलक्ष्मी को मिला। जो एम एस सुब्बलक्ष्मी कौन है? तो ये कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की गायिका है। और ये एम एस सुब्बलक्ष्मी जो हैं, इनको पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था। आप लोग नोट करते चलिए, मैं नोट कर रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ, तो आप बोलने से ही सुन के नोट कर लीजिएगा। तो एम एस सुब्बलक्ष्मी जो थी वो कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका हैं। इनको 1998 में भारत रत्न मिला, और इनको पहली ऐसी भारतीय महिला थी या फिर प्रथम भारतीय थी जिनको रेगमन मैग्सेसे पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके अलावा लता मंगेशकर जी हैं, तो इनको 2001 में भारत रत्न मिला। तो यानी 5 महिलाएं जो हैं, 5 महिलाओं के नाम हमने बता दिए आपको। इंदिरा गांधी, और इसके दूसरे नंबर पे मदर टेरेसा, उसके बाद में अरुणा आसफ अली को मिला है, फिर एम एस सुब्बलक्ष्मी को, और 5वें नंबर पर लता मंगेशकर जी को भारत रत्न मिला है। तो अभी क्या हुआ कि 30 मार्च 2024 को राष्ट्रपति जी ने कुछ लोगों को, यानी 4 लोगों को इन्होंने सम्मान दिया भारत रत्न। कुल मिला के 2024 में 5 लोगों को मिला है, जिसमें से कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, पी.वी. नरसिम्हा राव, एम.एस. स्वामीनाथन, और 5वें व्यक्ति हैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी। तो ये 5 लोगों को भारत रत्न सम्मान मिला है। देख लेते हैं आगे, एक एक के बारे में थोड़ी जानकारी दी हुई है। तो कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जान लेते हैं। ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे। ये बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे, और इनको जननायक के नाम से संबोधित किया जाता था। और
ये इन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए काफ़ी काम किया और आरक्षण भी लागू किया इन्होंने। पिछड़े बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षण लागू किया, इसके लिए भी इनको याद किया जाता है। कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में जो तत्कालीन बिहार सरकार थी, उसने वर्ष 1978 में मुंगेली लाल आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में सर्वप्रथम पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को लागू किया और इनके नाम पर जननायक कर्पूरी ठाकुर विधि महाविद्यालय बक्सर में स्थित है और इनके नाम पे एक ट्रेन भी चलाई जा रही है, जननायक एक्सप्रेस, जो दरभंगा जंक्शन और अमृतसर जंक्शन के मध्य इसका संचालन किया जाता है। तो ये बीपीएससी वालों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला है, तो ये बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। अच्छा, बीजेपी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई है और ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे 2002 से 2004 के बीच में। अच्छा, चौधरी चरण सिंह जी को भी मिला है। इनमें से 4 लोगों को मरणोपरांत मिला है और अकेले लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं जिनको जीवित रहते ये पुरस्कार मिला है, बाकी के 4 लोगों को मरणोपरांत मिला है। चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे 1979 से 1980 के बीच में, लगभग 6-7 महीने ये रहे थे भारत के प्रधानमंत्री। 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पे भी ये आसीन रहे हैं और इन्होंने भारतीय लोकदल नामक एक पार्टी की स्थापना की थी और उत्तर प्रदेश के में जो भूमि सुधार हुए उनके ये मुख्य वास्तुकार थे। पीवी नरसिम्हा राव, आप इनको जानते होंगे, जब आर्थिक उदारीकरण के जो नीति आई तो उस समय यही प्रधानमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव जी को भी भारत रत्न मिला है। तो ये व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण की नीति इन्होंने अपनाई थी और भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। इसके अलावा एम.एस. स्वामीनाथन, ये हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं, इनको भी भारत रत्न प्राप्त हुआ है। ये कृषि वैज्ञानिक थे और भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। टाइम मैगजीन ने उन्हें 20वीं सदी के 20 सबसे प्रभावशाली एशियाई लोगों में से एक के रूप में इनको सम्मानित किया और 1988 में चेन्नई में एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की थी इन्होंने। ये थी खबर। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन किया गया है, पटना में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में इसका उद्घाटन किया। अच्छा, डॉल्फिन के बारे में जान लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी जानकारी दी गई है। तो ये नदी डॉल्फिन पूरी तरह से स्तनधारी जीवों का समूह है, जलीय जीवों का समूह है, जो विशेष रूप से मीठे पानी और खारे पानी में पाई जाती हैं। अभी विश्व में वर्तमान में 6 जीवित प्रजातियां हैं नदी डॉल्फिन की, जिसमें अमेजन डॉल्फिन, सिंधु नदी डॉल्फिन, गंगा नदी डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन, तुकजी नदी डॉल्फिन और यांगजे फिनलेस पोर्पोइज डॉल्फिन शामिल हैं। और एक 7वीं डॉल्फिन भी थी जो चाइना की, चीन की नदी डॉल्फिन जिसको कहा जाता था, जिसको बैजी भी बोला जाता था, इसको 2006 में विलुप्त घोषित कर दिया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं गंगा डॉल्फिन के बारे में, क्योंकि गंगा डॉल्फिन जो है वो भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव कब इसको घोषित किया गया था भारत का? तो 2009 में केंद्र सरकार ने भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 2023 में इसको राज्य जलीय जीव का दर्जा दिया है गंगा डॉल्फिन को। अच्छा, इसके संरक्षण के लिए उपाय चलाए जा रहे हैं, जिसमें गंगा डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम जो 2010 से 2020 तक चलाया गया, 2010 से 2020 तक गंगा नदी
मतलब गंगा डॉल्फिन संरक्षण कार्य योजना, एक एक्शन प्लान चलाया गया। इसके अतिरिक्त गंगा डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। गंगा डॉल्फिन दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। और ये तो रहा राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र, ये बिहार के पटना में है। दूसरा एक बिहार के भागलपुर में गंगा डॉल्फिन जो है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भी स्थित है। कहाँ पे? तो ये बिहार के भागलपुर में स्थित है। तो ये थे कुछ इससे जुड़े हुए फैक्ट। एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी चलाया जा रहा है, प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पे प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी चलाया जा रहा है भारत में। तो ये कब इसको लॉन्च किया गया था? 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इससे जुड़े हुए। अब आगे देखते हैं कि पटना में ये केंद्र जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और ये भारत के साथ साथ एशिया में अपनी तरह का पहला केंद्र है। और राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का लक्ष्य डॉल्फिन रिसर्च के लिए एक व्यापक सुविधा के रूप में कार्य करना है। इसमें अब देख लेते हैं आगे, नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा। तो इसमें वही जो 6 जीवित प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। और इसमें हस्ताक्षरकर्ता देश जो थे वो उसमें बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, भारत, कोलंबिया, इक्वाडोर, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला इसमें शामिल हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं 2 महाद्वीपों के देश इसमें शामिल हैं। एक तो दक्षिण अमेरिका के देश शामिल हैं और दूसरे एशिया के देश शामिल हैं। आपको ये पहले बता दिया। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए, ये थे डॉल्फिन से जुड़ी हुई खबर। आगे बढ़ते हैं। सुदर्शन सेतु का उद्घाटन। सुदर्शन से कुछ याद आया? सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण। तो सुदर्शन सेतु का उद्घाटन जो है देवभूमि द्वारका जो है, अभी क्या है कि वेट द्वारका एक द्वीप है द्वारका में, यहाँ पे मंदिर और श्री कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई अन्य स्थलाकृति मतलब अन्य जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है। तो क्या है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है। यह सेतु ओखा मुख्य भूमि को वेट द्वारका द्वीप से जोड़ता है और ये इसकी लंबाई कुल मिला के 2.32 किलोमीटर है, जिसमें से 900 मीटर एक लंबा केबल पुल है और यह देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है यानी सेतु है। और 4 लेन वाली संरचना में इसको डिज़ाइन किया गया है। इसके माध्यम से क्या है कि पहले क्या रहता था कि वेट द्वारका तक पहुंचने के लिए नावों का सहारा मतलब नाव के माध्यम से, छोटी नौकाओं के माध्यम से पहुंचा जाता था, लेकिन अब ओखा से वेट द्वारका के बीच में ये पुल बन जाने से वहाँ आसानी से पहुंचा जा सकेगा। और इस द्वीप पे वेट द्वारकाधीश मंदिर भी स्थित है जो मुख्य पर्यटक आकर्षण केंद्र है। इसमें 4 धाम के बारे में भी चर्चा है। तो 4 धाम कहाँ कहाँ हैं भारत में? तो श्री बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में, द्वारका धाम श्री द्वारकाधीश मंदिर गुजरात में, श्री जगन्नाथ मंदिर जो पुरी उड़ीसा वाला, रामेश्वरम तमिलनाडु में। तो आगे देखते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण देख लीजिएगा, इस 4 धाम की लोकेशन आप लोग देख लीजिएगा। आगे है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना ये केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की योजना है। और इससे पहले प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है, उसकी ये उप योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना।
तो पीएम मत्स्य संपदा योजना क्या है, इसको देख लेते हैं। तो इसको 10 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया था और 5 वर्ष की अवधि के लिए, यानी 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए इसका क्रियान्वयन किया गया। और ये ब्लू रेवोल्यूशन लाने पर केंद्रित है। तो इसी की एक सह योजना अभी प्रधानमंत्री जी ने इसको मंजूरी दी है। तो एक उप योजना है और 4 वर्ष की अवधि के लिए इसको क्रियान्वित किया जाएगा 2023-24 से 26-27 तक। और इसका मुख्य उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाना, यानी फॉर्मलाइजेशन करना और मत्स्य पालन से जुड़े हुए सूक्ष्म और लघु उद्यमों को समर्थन देना है। आगे अगली खबर है उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड, जिसने अपने यहाँ पे समान नागरिक संहिता को लागू किया है। समान नागरिक संहिता क्या है, तो भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 44 के तहत नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है। भाई डीपीएसपी में इसको शामिल किया गया है। बोला गया कि राज्य ऐसा प्रयास करेंगे कि समान नागरिक संहिता जो है जिससे कि बन सके। आगे देखते हैं। तो भारत में रहने, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ क्या है, तो भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म और जाति का हो, उसके लिए समान कानून, और इससे एक देश एक कानून की अवधारणा को बल मिलेगा। तो ये सिविल मामलों में रहेगा कि जैसे शादी विवाह से जुड़े हुए मसले हुए, आपका तलाक से जुड़ा हुआ मुद्दा हुआ, ठीक है, उत्तराधिकार संबंधी मसले हुए। तो अभी क्या है कि हिंदुओं के लिए अलग व्यवस्था है और मुसलमानों के लिए अलग, अन्य धार्मिक समुदायों के लिए अलग व्यवस्था है। तो ये उत्तराखंड में क्या है कि देश का पहला राज्य बन गया है जिसने इस तरह का जो है विधेयक लाया और इसको कानून बनाया। हालांकि राष्ट्र स्तर पर भी इसको लागू करने का या फिर ऐसे कानून बनाने का अभी प्रयास किया जा रहा है। इसमें क्या रहेगा कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 अधिनियम का उद्देश्य विवाह विच्छेद यानी डाइवोर्स, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप विषयक जो कानून और तत्संबंधी मामले हैं, इनको नियंत्रित और विनियमित किया जाएगा और इसका विस्तार संपूर्ण उत्तराखंड राज्य पर होगा। तो इसी तरह का एक और इसने प्रावधान किया है। आपने पीछे इसी में राष्ट्रीय परिदृश्य में ही पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था, GEP ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट सूचकांक, इसको लागू करने वाला भी देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। तो ये 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं, मतलब बन सकते हैं कि वो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड और अपने यहाँ पे ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट यानी सकल पर्यावरण मतलब उत्पाद सूचकांक लागू करने वाला या जारी करने वाला पहला राज्य देश का कौन सा है, तो वो उत्तराखंड है। ये थी इसके बारे में खबर। आगे बढ़ते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह, या मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो इसके निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना 5 फरवरी 2020 को हुई और प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला 5 अगस्त 2020 को डाली। तो इन्हीं के श्री राम के बाल रूप विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी 2024 को। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 11 दिनों का एक विशेष नियम का कठोरता से पालन किया, यानी विशेष व्रत रखा। और इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ
आरएसएस के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास उपस्थित थे। श्री रामलला की प्रतिमा के बारे में कुछ तथ्य हैं तो इनको जान लेते हैं। तो इसका निर्माण, जो प्रतिमा का निर्माण कर्नाटक से लाए गए 2.5 अरब वर्ष पुराने कृष्णशिला यानी काले ग्रेनाइट का प्रयोग करके बनाया गया था। और इसका निर्माण मतलब इसकी वजन लगभग 200 किलोग्राम, ऊंचाई 4.24 फीट है और 5 वर्ष की आयु के श्री रामलला की खड़ी मुद्रा में इसमें दर्शाया गया है, यानी बाल स्वरूप का या मतलब इस प्रतिमा बनाई गई है। और भगवान विष्णु के 10 अवतारों को प्रतिमा के दोनों तरफ दर्शाया गया है और मूर्ति के ऊपरी हिस्से में सूर्य भगवान और दोनों तरफ गोलाकार हिस्से में स्वास्तिक और ओम, चक्र और गदा आदि को प्रदर्शित किया गया है। निचले हिस्से में एक तरफ हनुमान जी, दूसरी तरफ गरुड़ जी को दर्शाया गया है। और इसके मूर्तिकार जो हैं वो कर्नाटक के अरुण योगी राज श्री रामलला की इस प्रतिमा के मूर्तिकार हैं और इस प्रतिमा को बालक राम नाम दिया गया है। राम जन्मभूमि मंदिर की जो है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर की विशेषताएं जो हैं उनको देख लेते हैं। तो ये नागर शैली में बस मतलब इसका निर्माण किया गया है। नागर शैली उत्तर भारत में प्रचलित है। अच्छा, मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं, नागर, वेसर और द्रविड़। द्रविड़ शैली जो है वो कहाँ प्रचलित है? द्रविड़ शैली, एक मिनट ऊपर नीचे हो जाता, द्रविड़ शैली जो है दक्षिण भारत में प्रचलित है। द्रविड़ शैली, तो दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के मंदिर मिलते हैं। उत्तर भारत में नागर शैली प्रचलित है और मध्य भारत में गुजरात, राजस्थान और उड़ीसा में यहाँ बेसर शैली के मंदिर पाए जाते हैं। बेसर शैली में क्या है कि द्रविड़ शैली के मंदिरों की विशेषताएं और नागर शैली के मंदिरों की विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता है। तो ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर जो है वो नागर शैली में इसका विकास किया गया और ये 3 मंजिला मंदिर है। इसमें बाल रूप प्रतिमा श्री राम की स्थापित है और प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा और 5 मंडप होंगे। जो मंडप महत्वपूर्ण हैं, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। इसके अलावा इसमें सीताकूप भी, पौराणिक काल का सीताकूप भी इसमें विद्यमान है। इसके अतिरिक्त इसमें लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है, मंदिर के निर्माण में लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। देश के विभिन्न हिस्सों से अलग अलग सामग्रियां जुटाई गई, जैसे गुलाबी रंग का बलुआ पत्थर राजस्थान से लाया गया, उच्च गुणवत्ता की टीक की लकड़ी महाराष्ट्र से लाई गई, तेलंगाना एवं कर्नाटक से ग्रेनाइट के पत्थर लाए गए और ब्रासवेयर जो उत्तर प्रदेश से, जबकि 42 घंटियाँ जो हैं वो तमिलनाडु से लाई गई। हस्तशिल्प वाले लकड़ी के दरवाजे हैदराबाद, तेलंगाना से लाए गए। इसके अलावा मुख्य स्थापति यानी चीफ आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा हैं इस मंदिर के। और यहाँ पे एक अनूठी मतलब एक मैकेनिज्म है, इसको सूर्य तिलक तंत्र मैकेनिज्म कहा जाता है। तो श्री रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे लगभग 6 मिनट के लिए सूर्य की किरणें श्री रामलला की मूर्ति के माथे पर पड़ेंगी। इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप किया गया है। तो इसको किसने डेवलप किया है? तो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु ने इसमें तकनीकी सहायता की और इसको डिजाइन किया CSIR केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने। ठीक है, लेते हैं आगे। एक लिस्ट दी हुई है विभिन्न राज्यों के वाद्य यंत्रों की मंगल ध्वनि। तो श्री राम के बाल रूप विग्रह की प्रतिष्ठा के अवसर पर आयोजित समारोह में विभिन्न राज्यों से
वाद्य यंत्रों का मंगल वादन हुआ। तो उत्तर प्रदेश का पखावाज, बांसुरी, ढोलक। तो इस तरह से सारे राज्यों का लिस्ट दिया हुआ है, तो आप देख लेते हैं। बिहार से जो है पखावाज का यहाँ पे वाद्य यंत्र की ध्वनि बजाई गई थी। तो आप लोग देख लेना एक नज़र। रावण हत्ता जैसे राजस्थान का प्रसिद्ध है। ये नगाड़ा जो है ये असम, संतूर मध्य प्रदेश। इस तरह से आप लोग देख लेंगे एक बार। अगली खबर देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ी नेहावा सेवा अटल सेतु, इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। तो शहरी परिवहन कनेक्टिव अवसंरचना और कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के माध्यम से नागरिकों की आवाजाही को सुगम बनाना और उसमें सुधार करना जो है प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण के अनुरूप मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का निर्माण किया गया है और जिसका नाम जो है अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ी नेहावा सेवा अटल सेतु, इसका नाम रीनेम कर दिया गया इसको। तो इसका उद्घाटन हुआ 12 जनवरी को। ये भारत का सबसे लंबा सेतु है और सबसे लंबा समुद्र सेतु भी है भारत का, और विश्व का यह 12वां सबसे लंबा समुद्री सेतु है। इसकी कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है और ये 6 लेन वाला सेतु है। और इसमें जो सामग्री यूज हुई है तो वही सामग्री यूज हुई है जो नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए प्रयुक्त होती है। और ये आपदा प्रतिरोधी सेतु है, यानी कि इस पे भूकंप या हाई टाइड या चक्रवात का भी कोई असर नहीं पड़ेगा। और इसका निर्माण जो है एफिल टावर के निर्माण में जो इस्पात यूज हुआ है उससे 17 गुना अधिक, और हावड़ा सेतु के निर्माण में प्रयुक्त इस्पात की तुलना में 4 गुना अधिक इसमें इस्पात यूज किया गया है। बार बार डिस्टर्ब हो जाता है इसका। चलिए, यह सेतु मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और इससे जो है मुंबई और नवी मुंबई के बीच में जो पहले 2 घंटे का समय लगता था, अब ये घट के 15 मिनट रह गया है समय। यानी कि पहले 2 घंटे में उतनी यात्रा हो पाती थी, इस पुल के निर्माण के बाद वो 15 मिनट में इस यात्रा को पूरा किया जा सकेगा। अगली खबर देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। इसमें क्या है कि द्रौपदी मुर्मू जी ने 11 जनवरी 2024 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणामों को घोषित किया। तो लगातार 7वीं बार जो है इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। हालांकि इस बार क्या हुआ है कि इंदौर के साथ साथ सूरत भी प्रथम स्थान पर है। तो पहली रैंक पे दो मतलब शहरों को दिया गया है पहली रैंक। एक तो मध्य प्रदेश का इंदौर, दूसरा सूरत गुजरात का। तीसरे स्थान पे नवी मुंबई महाराष्ट्र की, और विशाखापत्तनम को चौथा स्थान मिला है, 5वां भोपाल को। तो शीर्ष 5 शहर जो 1 लाख से कम जनसंख्या वाले 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में तो इंदौर और सूरत को शीर्ष स्थान मिला है। 1 लाख से कम जनसंख्या वाली शहरों में सासवाड़ महाराष्ट्र, तो इस सासवाड़ शहर को पहला स्थान मिला है। और ओवरऑल देखा जाए तो शीर्ष 5 राज्य जो हैं इसमें पहला रैंक महाराष्ट्र, दूसरा रैंक मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा उड़ीसा को स्थान मिला है, 5वां तेलंगाना। अब उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है 27 राज्यों की सूची में, जबकि बिहार को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। अच्छा, शीर्ष गंगा नहर जो है सबसे स्वच्छ गंगा नगर जो है वो वाराणसी है उत्तर प्रदेश का। दूसरे स्थान पे प्रयागराज को सबसे स्वच्छ बताया गया है। तीसरा स्थान बिजनौर को मिला है, चौथा स्थान हरिद्वार और 5वां स्थान कन्नौज ने प्राप्त किया है।
कैंटोनमेंट के क्षेत्र में देखा जाए तो मध्य प्रदेश स्थित महू छावनी जो है वो सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है उसको। और 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में उत्तर प्रदेश का केवल एक शहर यानी नोएडा को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इसी श्रेणी में अन्य जो उत्तर प्रदेश के शहर हैं उसमें गाजियाबाद को 38वां स्थान, अलीगढ़ को 40वां, वाराणसी को 41वां और लखनऊ को 44वां, फिरोजाबाद को 52वां और प्रयागराज को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र स्वच्छित शहर चंडीगढ़ को घोषित किया गया है। और कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत नोएडा को 5 स्टार शहर के रूप में नामित किया गया है यानी प्रमाणित किया गया है। इस मौके पर क्या हुआ कि 2024 हेतु स्वच्छ भारत मिशन के गीत का भी विमोचन किया गया। गीत का शीर्षक है नया संकल्प है नया प्रकल्प है और इसको गाया है कैलाश खेर जी ने। तो ये थी महत्वपूर्ण तथ्य स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 से संबंधित। अगली खबर देखते हैं। तो अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय आया है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 और 35A को ख़त्म करने के जो डिसीजन है संसद का तो उसको वैध ठहराया है यानी कि उसको सही बताया है। और ये जो है निर्णय 5-0 के सर्वसम्मत फैसले में दिया गया है यानी 5 जजों की संवैधानिक बेंच थी उसमें इसको पूर्ण बहुमत के साथ में अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने को वैध ठहराया गया है। इस पीठ में जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो अध्यक्ष थे, इनके अलावा जस्टिस SK कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। दरअसल हुआ क्या था कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष प्रावधान थे जिनको अगस्त 2019 में भारतीय संसद ने विशेष दर्जे की समाप्ति कर दी थी। तो उस पर मतलब उसके खिलाफ में रेड डाली गई कि भाई ये संवैधानिक तरीके से इसको समाप्त किया गया। तो उसी का रिव्यू था या उसी फैसले को उसी पर फैसला आया है जिसमें बताया गया कि जो भी 370 और 35A को निरस्त किया गया है तो वो संवैधानिक है यानी उसको वैध ठहराया है। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार इसमें इन्होंने फैसला देते हुए कहा है कि 5 अगस्त 2019 को निर्णय जो है संवैधानिक एकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया था, न कि उसका उद्देश्य विघटन था। और सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि जो अनुच्छेद 370 है उसका एक अस्थायी उपबंध था और एक संक्रमणकालीन उद्देश्य के लिए पूर्ति के लिए इसको शामिल किया गया था भारतीय संविधान में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उस समय 5 अगस्त 2019 को तत्कालीन राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का पूरा अधिकार था। और बस यही महत्वपूर्ण खबरें थी, मतलब इसके तथ्य थे, तो इसको हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना, तो ये क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो भाई भारत जो है वो उर्वरकों के मामले में, उर्वरकों का उत्पादनों के मामले में दूसरे स्थान पर है। पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान चीन का है। चीन सर्वाधिक सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत दूसरा सबसे बड़ा आयातक भी है। मतलब उत्पादक भी दूसरा है और आयातक भी है। और आयातक ऐसा क्यों आयात करना पड़ता है? तो इसकी वजह है प्राकृतिक संसाधन जैसे गैस, फॉस्फेटिक और पोटास खनिजों की अपर्याप्त उपलब्धता है भारत में, इसलिए हमको आयात भी करना पड़ता है। तो केंद्र सरकार का जोर है कि भाई हमको वैकल्पिक उर्वरकों
का विकास भी एक किया जाए, जिससे कि इस आयात को कम किया जा सके और जो देश में उत्पादन हो रहा है उर्वरक का, उसी से देश की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। तो इसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए इफ़को ने एक लिक्विड नैनो फर्टिलाइज़र का डेवलपमेंट किया। तो उसमें 2 उत्पाद उन्होंने बनाए, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी। अब इनके छिड़काव के लिए, कि जब इनका छिड़काव भी अच्छे तरीके से हो सके, क्योंकि ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हैं, तो इनका छिड़काव करना पड़ेगा खेतों में, तो उसके लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो, इसके लिए किसान ड्रोन बनाया गया। लेकिन ये इतना, इनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि एक किसान ड्रोन और उससे जुड़े हुए जो उपकरण हैं वो लगभग 10 लाख रुपए उनके लिए खर्च करना पड़ेगा। उनकी जो कॉस्ट है वो 10 लाख रुपए है। तो ये सभी लोगों के मतलब इसमें परचेजिंग पावर नहीं है। सारे किसान अपने देश में लघु और मध्यम किसान ज़्यादा हैं। तो इसी को लेके केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई है, नमो ड्रोन दीदी योजना जो है, इसको मंजूरी प्रदान की है। इसके लिए एक प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि 15,000 जो है स्वयं सहायता समूह, महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान किया जाएगा, जिसमें से स्टार्टिंग के 500 जो ड्रोन हैं वो उर्वरक कंपनियों के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। बाकी के शेष 14,500 ड्रोन अगले 2 वर्षों में केंद्रीय सहायता के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। और महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन की 80% लागत, यानी अधिकतम 8 लाख रुपए तक केंद्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से प्राप्त होगी। इसके अलावा जो 20% लागत है वो उनके द्वारा खुद वहन की जाएगी। तो ये जब उपलब्ध कराए जाएंगे तो उसके साथ साथ किसी उस समूह के जो एसएचजी है, महिला स्वयं सहायता समूह है, तो उसके एक सदस्य को ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा एक अन्य सदस्य को ड्रोन टेक्नीशियन या सहायक के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। और जो ड्रोन पायलट होंगे उनको ड्रोन दीदी के रूप में उनको बुलाया जाएगा। तो इस योजना के बारे में 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में ये बात कही थी कि ड्रोन दीदी योजना को आगे सरकार लाएगी। तो इसी के तहत क्या हुआ कि 11 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री जी ने 1000 नमो ड्रोन दीदी को ड्रोन सौंप भी दिए हैं। तो ये थी खबर। आगे बढ़ते हैं। पीएम जनमन का क्या अर्थ है, इसमें पहले देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की आबादी 10 करोड़ 45 लाख है। इसमें से 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करने वाले 75 समूहों को पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी पीवीटीजीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूह के रूप में इसको मतलब इनको वर्गीकृत किया गया है। अच्छा, पीवीटीजी सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा 13 पीवीटीजी जो हैं वो उड़ीसा में सर्वाधिक हैं। 75 पूरे देश में हैं, इसमें से सब सर्वाधिक उड़ीसा में 13 जो जनजातियों को पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इनके विकास के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण 2023-24 में एक इनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन प्रारंभ किए जाने की घोषणा की थी। और इसके तहत अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराए जाने की भी घोषणा की थी, जिस राशि को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, सड़क और दूरसंचार संपर्कता, संधारणीय आजीविका के अवसरों जैसे बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये बोला गया था
वित्त मंत्री के द्वारा। तो 15 नवंबर क्यों प्रसिद्ध है? 15 नवंबर को जनजातीय दिवस भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय जनजातीय दिवस, जनजातीय गौरव दिवस, यानी ये है जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी जिले से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन की शुरुआत की। और इसके तहत जो पीवीटीजीज हैं, 75 पीवीटीजीज हैं, तो उसमें उन लोगों पे फोकस करना है जो विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं से छूट गए हैं, तो उनके विकास के लिए इसमें काम करना है। तो इसको 2023-24 से बस 2025-26 तक इस योजना पे खर्च करने के लिए 24,104 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और इसमें केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय रहेगा, लेकिन इसके अलावा 8 और मंत्रालय भी या विभाग इसके साथ जुड़े रहेंगे जो विभिन्न योजनाओं का लाभ इन लोगों तक पहुंचाएंगे। इसी के तहत 25 दिसंबर 2023 को केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ने पीएम जनमन के तहत सूचना, शिक्षा और संचार अभियान की शुरुआत की है। और इस अभियान के जागरूकता बढ़ाने और पीबीटीजी बहुल जनजातीय बस्तियों में सरकारी योजनाओं की 100% पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए नवंबर 2023 में। तो ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। तो इसमें हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, 2-3 चीज़ें हैं जिनको देख लेते हैं। पहली बात तो यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। दूसरा, यहाँ मुख्यमंत्री किसको बनाया गया। तीसरा, यहाँ राज्यसभा और लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है। चौथा, यहाँ का राज्यपाल कौन है। और दूसरा कोई विशेष महत्वपूर्ण तथ्य निकल के आता तो उसको देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला राज्य जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव। यहाँ पे लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटें 11 हैं और राज्यसभा सीटें जो हैं उनकी संख्या 5 है। 5 राज्यसभा सीटें हैं और विधानसभा सीटों की संख्या 90 है जिन पे चुनाव हुआ। और यहाँ चुनाई चिरई को यहाँ का शुभंकर घोषित किया गया था विधानसभा चुनाव 2023 का। इसके अतिरिक्त यहाँ पे सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस थी जिसको हरा करके बीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे विजय हासिल की है। हाँ जी, हाँ, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव जो है यहाँ पे लोकसभा की सीटों की संख्या 11 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है और विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। यहाँ चुनाई चिरई को शुभंकर घोषित किया गया है इस चुनाव का। और बीजेपी को यहाँ बहुमत मिला है। यहाँ पे एक फैक्ट है कि 19 महिलाएं चुनी गई हैं जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के गठन के बाद ये सर्वाधिक संख्या है। और यहाँ पे विष्णुदेव सहाय को छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। इनको यहाँ के राज्यपाल कौन हैं, तो राज्यपाल जो हैं यहाँ के रोमेन डेका यहाँ के राज्यपाल हैं। इनके अलावा जो है ये पहले जो विष्णुदेव सहाय छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। इनके अलावा अरुण साव और विजय शर्मा को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला राज्य मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है बताइए, कमेंट कीजिए। तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और कुल विधानसभा सीटों की संख्या 230 है। यहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव ने भारतीय जनता पार्टी के मोहन यादव ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री बने हैं।
और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल हैं। तो मंगूभाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। आगे इसमें देख लीजिएगा, लोकसभा सीटें 29 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं और विधानसभा सीटें 230 हैं। ये मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ लोकसभा राज्यसभा सीटों पे और विधानसभा सीटों पे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न मैचिंग में दे देता है पीसीएस। आपको 4 राज्यों की सीटों की संख्या दे दी, विधानसभा सीटों की संख्या, फिर उसको मैच करवाएगा, या फिर लोकसभा सीटों की संख्या दे दी। तो इस तरह के प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो उसी आधार पे, या फिर राज्यपालों का जैसे हाल ही में चुनाव जिन राज्यों में हुए रहते हैं, या फिर हाल ही में परिवर्तन हुआ रहता है मुख्यमंत्रियों में, या राज्यपाल नए नियुक्त रहते हैं, तो उनका मैचिंग में पूछ लेता है। तो इसलिए इनको याद रखिएगा। आगे मिजोरम विधानसभा चुनाव हुए, यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा सीट दोनों ही एक एक है। एक राज्यसभा सीट है, एक लोकसभा सीट। यहाँ कुल 40 विधानसभा सीटें हैं। अच्छा, 40 विधानसभा सीटों से कुछ याद आया, मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि प्रावधान है कि अधिक से अधिक 500 विधानसभा सीटें हो सकती हैं। संविधान के संविधान में ये दर्ज किया गया है कि अधिक से अधिक 500 विधानसभा सीटें हो सकती हैं और कम से कम 60 विधानसभा सीटें हों। लेकिन कुछ राज्य हैं जो अपवाद स्वरूप हैं, जिसमें हमने बताया था आपको कि गोवा और मिजोरम जो हैं, इनकी 40-40 सीटें हैं। इसके अलावा सिक्किम को 32 सीटें तथा पुदुचेरी को 33 सीटें वहाँ पे इनका विधानसभा की संख्या है सीटों की। और मिजोरम में 39 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। यहाँ पे जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी को बहुमत मिला है। और लाल दोहोमा, ये आईपीएस अधिकारी थे, ये मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? यहाँ के राज्यपाल, मिजोरम के राज्यपाल जो हैं, उनका नाम है डॉक्टर डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। ये यहाँ के राज्यपाल हैं वर्तमान में। लालरिनपोई मिजोरम की पहली महिला कैबिनेट मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली। चलिए आगे, राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव हुए, यहाँ की स्थिति क्या रही? तो यहाँ पहले तो देख लेते हैं लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या 17 है। 17 क्यों? राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, 25 लोकसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पे 10 है और विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। यहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी के भजन लाल शर्मा ने यहाँ पे शपथ ली है और दिया कुमारी एवं प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। और यहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है? तो राज्यपाल का नाम है हरिभाऊ बागड़े यहाँ के राज्यपाल हैं राजस्थान के। तेलंगाना में भी हुए, तेलंगाना में देख लेते हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 17 है तथा राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पे 7 है, पंजाब के बराबर। और यहाँ कुल विधानसभा सीटें 119 सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी है। कांग्रेस के अनुमुला रेवंत रेड्डी ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, जबकि मल्लू भट्टी विक्रमार्क तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री बने हैं। और यहाँ के राज्यपाल जो हैं, राज्यपाल के रूप में जिष्णुदेव वर्मा
जिष्णुदेव वर्मा यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। तो ये था आज का वीडियो, यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको पसंद आया हो तो आप लोग इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने साथियों को भी बताइएगा इन सब वीडियो के बारे में कि कितना महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग बने रहेंगे और पूरे मैगजीन को कवर करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।